हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं फिर से आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत करता हूं। तो भी आज की जो वीडियो है उसमें हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के मुख्य जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। बिहारी लाल हिंदी में जो रीतिकाल है, बिहारी जी उसके प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। एकमात्र रचना करके अमर हुए बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल से जहाँ पर भी टीजीटी पीजीटी हिंदी की बात आती है या फिर नेट की बारी आती है तो बिहारी लाल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बिहारी लाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूछा जाता भी बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, किसके आश्रय में रहे। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहारी का जो जन्म है 1595 ईस्वी में हुआ, 1595 में हुआ। और अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो भी इनका जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर है। क्या है? ग्वालियर है। अब बात आती है भाई कि इनके पिता का नाम क्या था। तो भी केशव राय था इनके पिता का नाम। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहारी लाल जी के गुरु कौन थे, अर्थात बिहारी लाल ने अपना गुरु किसे बनाया। तो निम्बार्क संप्रदाय में हरिदास जी वे हैं, नर हरिदास जी, ये बिहारी के गुरु थे बेटा। संप्रदाय की अगर बात की जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहारी लाल जी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, अर्थात बिहारी जी ने किस संप्रदाय को अपनाया। तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे। राधा वल्लभ संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जिसमें राधा जी को कृष्ण से श्रेष्ठ दिखाया गया है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की अगर प्रवर्तक की बात आ जाती है तो हित हरिवंश जी हैं। तो बिहारी जी का जो संप्रदाय है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय और इनके गुरु हैं नर हरिदास जी। कौन है भी? नर हरिदास जी। अब भाषा बिहारी जी की ब्रज भाषा है भाई। प्रधान जो रस है इनकी सत्सई का वो श्रृंगार रस रहा है। बिहारी सत्सई में जैसे 713 दोहे हैं, तो 713 दोहे हैं, तो भाई उसी में से अगर पूछा जाए प्रमुख रस कौन सा है तो श्रृंगार रस है भाई। अब बात आती है इसका जो काव्य रूप है, ज़्यादातर पूछा जाता है बिहारी के काव्य का स्वरूप या काव्य रूप क्या है। मुक्तक है। मुक्तक काव्य मतलब किसी राजा, नायक या देवी देवता के ऊपर ना लिख के बिल्कुल खुले, उसमें नीति के भी दोहे लिखे हैं, श्रृंगार के भी दोहे लिखे हैं। तो बिहारी के काव्य का जो रूप है वो मुक्तक काव्य है। खंड काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं है, मुक्तक काव्य लिखा है बिहारी जी ने। बिहारी की प्रमुख रचना एक ही है, रचना का नाम है बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई बिहारी ने 713 दोहों की अमर ग्रंथ की रचना की। बिहारी की प्रसिद्धि का एक मात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। देखिएगा ये दिखा भी रखा है भाई यहाँ पर कि बिहारी जी की जो प्रसिद्धि है उसका एक मात्र ग्रंथ है, इसी के कारण प्रसिद्धि हुई। ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसकी रचना सन 1662 में संपन्न हुई और 1663 में बिहारी जी की डेथ हो गई थी भाई। तो इनकी डेथ से एक साल पहले ही ये रचना पूरी हुई है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ लिखा है, बिहारी सतसई। और इस बिहारी सतसई में कई बार पेपर में देखने को मिलता है, वो पूछ लेता बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो भी 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का आधार गाहा सप्तशती है। देखिएगा गाहा सप्तशती और अमरुक्ष तक इसका आधार ग्रंथ है तथा आर्य सप्तशती। पूछा जाता है कि बिहारी सतसई जो है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गाहा सतसई को माना जाता है। उसके बाद अमरुक शतक तथा आर्या सप्तशती। तो जो गाहा सतसई है, सप्तशती है, ये हाल कवि की रचना है। इसी को आधार मान के बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी सतसई के 610 दोहे हैं वो श्रृंगार रस से संबंधित हैं। 610 दोहे 713 में से श्रृंगार रस से संबंधित है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा। और बाकी के दोहे नीति तथा भक्ति संबंधी हैं भाई।
आगे बढ़ते हैं। 70 जो दोहे हैं वो भक्ति संबंधी हैं, 33 जो दोहे हैं वो नीति संबंधी हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है, अभी बिहारी बहुत महान कवि थे, ये किसके राज दरबार में रहते थे। देखिएगा, बिहारी का जन्म प्यारे बच्चों ग्वालियर में हुआ। उसके बाद कुछ इनके जन्म के कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता की मृत्यु होने के बाद इनके मामा जी मथुरा थे, तो ये अपनी माँ के साथ मथुरा चले गए। कुछ दिन तक ये शाहजहाँ की कृपा पात्र रहे, मुगल बादशाह शाहजहाँ। उसके बाद ये मथुरा से जयपुर चले गए। मथुरा से जयपुर चले गए तो जयपुर के जो राजा जयसिंह हैं, फिर बाद में ये उनके राज दरबार में रहे थे। आमेर का किला सुना होगा आपने, जयबान अगर वहाँ गए हैं तो वो वहीं के राजा थे जयपुर के, उन्हीं के नाम पर जयपुर शहर बसाया गया है। जयसिंह फिर ये उनके दरबार में रहे थे और काफ़ी सम्मान पाया। एक एक दोहे की रचना के ऊपर जयपुर के जो राजा थे जयसिंह, वो बिहारी को असरफियाँ दान देते थे और काली पहाड़ी नामक गांव भी दान भी दिया था। बिहारी की विद्वता के ऊपर प्रसन्न होकर जयसिंह जी ने। बात आती है कि बिहारी इतने प्रसिद्ध कवि क्यों बने, क्या ऐसा किया। तो बिहारी के बारे में भारतीय ही नहीं विदेशी विद्वान भी कहते हैं कि भी शब्दों का बिल्कुल कुशल प्रयोग करते थे, बहुत सुंदर प्रयोग करते थे। बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, वो मुक्तक काव्य है। उन मुक्तक काव्य के लिए प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं मुक्तक काव्य की, तो मुक्तक काव्य के लिए क्या ज़रूरी है। मुक्तक काव्य के लिए जो सबसे ज़रूरी माना जाता है, मुक्तक काव्य के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है कल्पना शक्ति। देखिएगा, कल्पना शक्ति को क्यों माना जाता है, कल्पना शक्ति कह लो या कल्पना समाहर कह लो, बात एक ही है। क्यों माना जाता है कल्पना शक्ति। कल्पना मतलब सोचना। देखिए, अगर आप मुक्तक काव्य लिखते हैं तो कल्पना शक्ति की प्रधानता होती है, लेकिन इसकी जगह अगर हम प्रबंध काव्य लिखते हैं या खंड काव्य लिखते हैं, प्रबंध काव्य या खंड काव्य की रचना करते हैं, तो होता क्या है, हमें पहले ही एक वो मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि भी फलाने राजा के ऊपर लिखना है, कि भी जिस पर भी प्रबंध काव्य लिखना, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता प्रबंध काव्य में। प्रबंध काव्य महाकाव्य बन जाता है। अब खंड काव्य में किसी भी महान नायक के जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन करना, जैसे जवानी का, बचपन का या बुढ़ापे का। तो खंड काव्य और प्रबंध काव्य लिखने में हमें जो कथा है वो कथा मिल जाती है उस राजा के जीवन से या उस नायक के जीवन से संबंधित, क्योंकि हम उस पर ही लिखते हैं। लेकिन बात अगर मुक्तक काव्य की आती है तो सोच पर डिपेंड करता है कि इसकी सोच कितनी वाइड है, उसकी कल्पना शक्ति में कितना दम है। तो इसमें काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भी मुक्तक काव्य लिखने के लिए कल्पना शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर मैं बिहारी की बात करूं तो बिहारी में कल्पना की समार शक्ति अद्वितीय थी, बहुत ज़्यादा कल्पना की समार शक्ति थी। इसीलिए जो बात आई, पूछा गया कि भी मुक्तक काव्य का क्या महत्व है, मुक्तक काव्य की क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि अगर प्रबंध काव्य वन सथली है, अगर प्रबंध काव्य वन सथली है, तो मुक्तक काव्य चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है। कि जो गुलदस्ता हम लेके जाते हैं, बुके लेके जाते हैं किसी के लिए, तो चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है क्या, मुक्तक काव्य। अगर क्या है, अगर प्रबंध काव्य वनस्थली है, एक वनस्थली है पूरा का पूरा, तो मुक्तक काव्य चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है। अब बात आती है कि भी यूरोप का एक विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी जी के बारे में कहा है कि मेरी जानकारी में पूरे यूरोप में बिहारी के टक्कर का कोई कवि नहीं है। और बिहारी सतसई के दोहों के बारे में कहा भी जाता है, इतने असरदार दोहे हैं कि भी सतसैया के दो हेरे जो नैनन के तीर, सतसैया के दो हेरे जो नैनन के तीर, देखन में सो
छोटे लगे बांधे सकल शरीर, इतने प्रभावशाली एक एक शब्द को बिल्कुल जहाँ पे आना चाहिए वहीं पर बिहारी जी ने स्थान दिया है। काफ़ी अच्छी रचना है। इसी कारण बिहारी जी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिहारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने करा दिए हैं। इसके बाद इसमें और भी पॉइंट हैं, ऐसा नहीं है। बिहारी से कम ज़्यादा नहीं तो 40 पॉइंट बनते हैं बिहारी कवि से, जो पेपर में पूछे जाते हैं। 15 से 20 पॉइंट पर हम चर्चा कर चुके हैं। और डिटेल के लिए बेटे ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ कर सकते हो। बारी बारी जैसा भी टाइम मिलता रहेगा, शेड्यूल मेरा ज़्यादा बिजी रहता है, ऑनलाइन क्लासेज भी ऑफलाइन क्लासेज भी यूट्यूब पर भी, तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम कराते रहेंगे। क्योंकि मेन बात क्या है, यूट्यूब पे समय लगता है कराने में, वो ज़्यादा समय लगता है, और ज़्यादा अगर डिटेल से करा दिया तो फिर बच्चे कई बार क्या होता है कि ऊब जाते हैं। तो जो बच्चा डिटेल से पढ़ना चाहता, अच्छे से कवर करना चाहता, तो प्लीज़ वो ऐप डाउनलोड कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं एक अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।